तो भजनलाल ब्रिगेड सामने आ चुकी है। 22 विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। पहली नज़र से देखें तो ये जो भजनलाल ब्रिगेड है उसमें आपको एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग नज़र आएगी। इस कैबिनेट फॉर्मेशन के पीछे का जो पूरा प्लान दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सर समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है और क्या ये एक ऐसी टीम बनी है जो 2024 में फतह करा पाएगी? क्योंकि जो फॉर्मूला चल रहा था वो यही होगा कि चेहरे होंगे वही जो जिताएं 24 की रेस। ये तमाम वो प्रश्न हैं जिन पर आज बातचीत की कोशिश करेंगे। प्रश्नकाल में मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, अनुश्री शर्मा जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं, और बीके शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे, मेरे सहयोगी, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को पहले मौका देना चाहिए, है ना सुरेश गर्ग जी? तो मैं अनुश्री जी आपसे चालू करना चाहता हूँ, कैसा लगा मंत्रिमंडल आपको? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नया मंत्रिमंडल बना है उसको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी। देखना ये होगा कि आगे कैसा काम रहता है, लेकिन मेरा एक सवाल भी यही है और निवेदन भी यही है कि जो हमारी योजनाएं चलती आ रही थी उनको बंद ना करते हुए चलाते हुए और आगे जनता के हित के लिए संकेत पहले ही मिल चुके हैं ना ऋषि जी की नहीं हो रही है बंद, नहीं हो रही है। लेकिन कुछ देखा जाए तो जैसे कि अभी 5000 युवाओं को नौकरी से बेदखल किया था, इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं। योजनाओं को इनका परंपरा रही है कि भाई योजनाओं का भले ही नाम ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी सिंपैथी है उन 5000 लोगों से अनुश्री जी। लेकिन एक बात बताइए ना, किस मेरिट के आधार पर उन 5000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था? ना कोई एंट्रेंस एग्जाम हुई थी ना कुछ, हम उनको बैक कर रहे हैं। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है साफ तौर पे, हालांकि इस पे इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन आचार संहिता ये कहती है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा हो। इससे तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा अहंकार दिख रहा है कि वो कितने अहंकार में है और सीधा की सीधा ये इलेक्शन कैच करना चाह रहे हैं। आप सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, है ना। इस पर एक रिएक्शन तो मैं ले लेता हूँ, गर्ग साहब। देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किस किस को मंत्री बनाए, मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल करें। और ऐसा नहीं है, होता है कि अगर वो एमएलए नहीं है तो भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाता है और 6 महीने के अंदर वो मंत्री बन सकते हैं। आचार अनुश्री जी, अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो आप जाइए चुनाव आयोग के पास, नहीं तो चुनाव आयोग के पास जाइए ना, चुनाव आयोग जाइए, कंप्लेन करिए वहाँ पे। अनुश्री जी, अगर आपका पॉइंट आया, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास जाइए, कंप्लेन करिए वहाँ पे कि साहब ये आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, हमने नियमों के अनुसार किया है। कहीं पे नियमों में नहीं लिखा कि हम किसी को मंत्री नहीं बना सकते, नहीं, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल। देखिए, पहले भी जब चर्चा हो रही थी तो बात आ गई थी मोरालिटी शब्द पर। मैंने भी आपसे बातचीत के दौरान गैप में एक चीज़ को समझने की कोशिश की कि ये जो वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जा रहा है, 32D नियम ये कहता है कि आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते जिससे वोटर्स इन्फ्लुएंस हो। अब एकाएक अगर ये पता चलेगा कि किसी को आपने मंत्री बनाया और वो प्रत्याशी है, तो क्या वोटर्स इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? इसमें से कोई काट आपने खोजी है? नहीं, मैं तो एक चीज जानता हूं कि नियमों के हिसाब से हमने मंत्री बनाया है। अगर मान लो कांग्रेस को इसमें तकलीफ है तो वो चुनाव आयोग के पास में जा सकती है, चुनाव आयोग संज्ञान ले लेगा। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि हमने गलत बनाया है वो संज्ञान ले लेगा, रोक लगा देगा। ठीक है, ये चुनाव आयोग का है, लेकिन हमने हमारे नियमों के हिसाब से मंत्री बनाया है। यहाँ पे कोई नहीं है 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी होता है, 6 महीने के अंदर विधायक बन जाएंगे और निश्चित रूप से वो बनेंगे। तो इसलिए इस चीज पे विरोध करने से कोई नहीं होता। तो अनुश्री जी, इसके अलावा कोई और शिकायत? जी देखिए, आगे तो काम देखना होगा और मेरी तो मंत्रिमंडल से यही सिफारिश है कि मंत्रिमंडल, जैसे आप लोग कास्ट की बात करते हैं, आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो उस लिहाज से आपको इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा? आपको लग रहा है ना कि सर समाज का ध्यान रखा गया है? एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिएक्शन कह भी सकते, नहीं भी कह सकते। जैसे कुछ कास्ट को इन्होंने नहीं लिया है, जैसे यादव समाज ले ले या दूसरे जो वैश्य समाज में भी आ सकते हैं कि कोई बहुत लिया नहीं है इन्होंने। लेकिन बात यह है कि अब इन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है तो जनता के हित के लिए क्या काम होगा, अभी के लिए आलोचना करना ये ठीक नहीं रहेगा। समय बताएगा कि ये किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह से पॉजिटिव विपक्ष वाली बात हुई है। मैं जब समाज वाली बात निकली तो बीके एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आए थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सर्व समाज का ध्यान रखा गया है, लेकिन एक दो समाज शायद छूटते से महसूस हो रहे हैं और ये सबसे पहले बीके ने हाईलाइट किया था, इसलिए मैं बीके को ये मंच दे रहा हूँ। बीके, आप अपने पॉइंट को रखें और साबित करें।
स्वप्निल, मेरे पास, मैं आपको वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मंत्रिमंडल गठन से पहले जिस तरह से मैं पूर्वी राजस्थान में गया तो उस समय जो मीणा समाज है उनमें काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन वो आज जैसे करोड़लाल मीणा को सबसे पहले शपथ दिलाई और इसके बाद में और एक हेमंत मीणा है उनको भी शपथ दिलाई है, तो वो नाराजगी उन्होंने ये इसको एक तरह से फेड आउट किया है। दूसरा, लेकिन वैश्य वर्ग को लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप आपके टीवी चैनल पर चलाइए, आपका बीट भी है। हाँ, बहुत सारे लोग, तो उनका ये कहना है कि हमारा वोट बैंक है, वो बीजेपी को वोट देते हैं, व्यापारी वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, वो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उसको चुनाव में मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और वोट भी देते हैं। और कांग्रेस सरकार के दौरान उनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार मंत्रियों से मिलने जब वो जाते हैं, अपनी समस्या लेकर जाते हैं कांग्रेस सरकार में, तो उनसे कहा जाता है कि आप हमारा वोट बैंक ही नहीं है, आप हमें वोट ही नहीं देते, तो आपकी बात क्यों सुने। तो ये एक तर्क है उनकी तरफ से। तो ऐसी तमाम चुनौतियों को वो सुनते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार आई है तो उनको इग्नोर किया जा रहा है और मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही है। एक भी नहीं है। हाँ, एक भी। जो अग्रवाल और जो वैश्य वर्ग के अंदर जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल, खंडेलवाल, इन सबको मिला के चारों को इनको वैश्य वर्ग माना जाता है, लेकिन अग्रवाल, खंडेलवाल और माहेश्वरी में से एक भी नहीं है। एक है गौतम दत्त हैं, वो जैन समाज से हैं, लेकिन अग्रवाल, खंडेलवाल इसमें नहीं है और उसको लेकर अग्रवाल समाज में खासी नाराजगी है। और लगातार उनको, क्योंकि उनमें से अगर देखा जाए तो एक विधायक हैं जो जीत के आए हैं, कालीचरण सराफ, जयपुर से, मालवीय नगर से, तो पहले मंत्री भी रहे थे, सबको उम्मीद थी, वरिष्ठ भी हैं कि जीतेंगे और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन सराफ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। गर्ग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए नोटबंदी की मार व्यापारियों ने सही, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा। जीएसटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स व्यापारियों ने सही, फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो क्या आपने ये समझ लिया कि जो व्यापारी हैं वो तो हमारे साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कांग्रेस तो वैसे भी उद्योगपतियों को कोसती है, तो हो सकता है कि व्यापारी वर्ग उस तरफ जाए नहीं, तो वो कहीं नहीं, वो अगर वो कहीं जाने के लिए उनके पास चारा ही नहीं है तो वो रहेंगे हमारे पास ही, तो बनाए ना बनाए क्या चलता है? क्या ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं स्वप्निल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। व्यापारी नहीं, ये तो सवाल है, मैं कोई सवाल है, लेकिन ये सवाल गलत है। व्यापारियों का हम विशेष ध्यान रखते हैं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, व्यापारियों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ है, उनका जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है आज प्रॉपर हो गया, व्यापारी खुश है जीएसटी से। देखिए, व्यापारी का पहले जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं था, जीएसटी आने के बाद में उनका अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर हुआ और व्यापारी खुश है कि नहीं साहब, हम प्रॉपर तरीके से हम हमारे टैक्स जमा कराते हैं, वो चीजें। नोटबंदी से भी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं ठीक, आज खुश नहीं है वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, आप कह रहे हो वैश्य समाज की, जहां तक बात है वैश्य समाज से हमने एक मंत्री बनाया है। जहां तक आप कालीचरण जी की बात कर रहे हो या अग्रवाल समाज की बात कर रहे हो, अग्रवाल समाज से सिर्फ एक विधायक जीत के आए, वो है कालीचरण जी। अब बात यहां आती है कि जयपुर से आप कितने व्यक्तियों को, कितने एमएलए को मंत्री बनाओगे? जब जयपुर से आपके चीफ मिनिस्टर भी जयपुर से है, उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री जयपुर से है, एक मंत्री भी, तो आपको वो चीजें, एक आपको वो पूरा राजस्थान को भी देखना पड़ेगा। तो उन चीजों को देखते हुए किसी न किसी वजह से, नहीं तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी, आप राजवर्धन राठौड़ की जगह कालीचरण सराफ को बना सकते थे, क्योंकि अगर अभी भी 6 जगह बाकी है, आपका ये होना चाहिए कि 6 में से किसी 25 हुए हैं, 5 अभी भी खाली है। आगे भविष्य में क्या होता है वो तो चीज अभी भविष्य की बात है, लेकिन हमारा वैश्य समाज बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वैश्य समाज को हमेशा तवज्जो दी है और अभी भी हमने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। क्या है कि डिबेट्स में हम अपने मोबाइल निकाल के नहीं दिखा सकते, अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब आपको वो टैकल करना है, कैसे आप करेंगे वो आपका विशेषाधिकार है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब मैं दोबारा अनुश्री जी आपके पास आ रहा हूं। अनुश्री जी, मैंने बार बार आज सुबह से लेके जैसे ही शपथ ग्रहण चालू हुआ और शपथ ग्रहण खत्म हुआ उसके बाद से अब तक एक बात को मेंटेन किया है और मैं उस बात को अभी भी कहूंगा, पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल, हर कोई हाईली क्वालिफाइड है, तो उन पर डाउट क्यों किया जाए? ब्यूरोक्रेसी जो कि आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई थी, उनको कोई पढ़ा लिखा ही टैकल कर सकता है अच्छे तरीके से। ये एक प्लस पॉइंट तो शायद इस मंत्रिमंडल को देना चाहिए।
जी देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो ये भविष्य का विषय है कि मंत्रिमंडल किस तरीके का कार्य करता है और किस तरीके का नहीं करता है। लेकिन दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैं भूल गई थी पहले कहना। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो दोहरी राजनीति करते आ रहे हैं, पहले कह रहे थे कि हम जो महिला वंदन अधिनियम लेकर आए हैं और महिलाओं को मौका देंगे, 2023 में ये लाए भी, जिसको बताते हैं कि ये 2029 तक लागू करेंगे। लेकिन बात आती है कि मौका देने की बहुत बोल रहे थे ये, लेकिन अभी के मंत्रिमंडल में देखा जाए तो कितनी महिलाओं को मौका मिला है, ये खुद बता दे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं? जी ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है अभी। एक्चुअली कंपैरिजन हो जाता ना, अगर आप किसी पर जी कंपैरिजन की बात ले ले तो कंपैरिजन की बात में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा रही है वो भी महिला रही है, प्रधानमंत्री भी महिला रही है, पहली मुख्यमंत्री भी सुचित्रा कृपलानी जी रही है। तो बीजेपी की मुख्यमंत्री भी महिलाएं थी। जी मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात लेकर आ रही हूँ, तो हमने तो जो कमान है शुरू से महिलाओं के हाथों में दे रखी है, और टिकट वितरण में भी ले ले तो बीजेपी से अच्छा प्रतिशत रहा है हमारा। और यूपी में भी हमने 40% महिलाओं को दिया था। लेकिन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, आप बातें तो दुनिया भर की कर रहे थे हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को आप आगे क्यों मौका नहीं क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ ठीक है, क्या ये कोर इशू नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं गर्ग साहब, महिलाओं को मौका, मैंने कहा, मैं आपसे पहले भी मेरे शब्द यही थे कि इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में इन 22 नामों में नारी वंदन कहाँ है? 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 4%। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे इसके अंदर 2 मंत्री हैं, दिया कुमारी जी है और एक और मंत्री है, 2 मंत्री लिए हैं, मंजू बागमा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो या महिला में अब क्या है, मुख्यमंत्री जी ने क्या सोच के इसका बनाया है, तो अब ये चीजें है। लेकिन हमने बिल्कुल ऐसा बोल नहीं सकते कि साहब महिलाओं को आपने बिल्कुल इग्नोर किया है और फिर उप मुख्यमंत्री दिया साहब, हमने तो एक बड़ा लीडर दिया है। आपने किसे इग्नोर किया आप जानते हैं ना? इस पूरी लिस्ट में एक ऐसा पॉइंट है जो कि कंप्लीटली इग्नोर्ड है। नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो सभी को प्रतिनिधित्व दिया है और पूरी तरह से इग्नोर्ड है, जिनको जाजीगुट माना जाता है। देखिए वो हमारी सीनियर, जो आप जिसके लिए कहना चाह रहे हो, हमारी सीनियर लीडर है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो इसलिए ऐसा तो अब ये तो कहना गलत है कि साहब इग्नोर किया गया। कालीचरण जी, देखिए कालीचरण जी मैंने बताया ना, कालीचरण जी निश्चित रूप से 6-7 बार के विधायक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्षेत्र को और इनको सब चीजों को देखना पड़ता है। अब क्षेत्र के हिसाब से अगर जयपुर संभाग या जयपुर से ही अगर सभी को लेंगे तो फिर जनता का या और दूसरी जगह का भी आ जाएगा कि साहब आपने तो राजस्थान में क्या जयपुर के अलावा और कुछ नहीं था क्या? तो वो कई चीजें है, कई चीजों को फैक्ट में रखते हुए, जब आपके लिए 4 ही वर्ग हैं तो उसमें से ऐसा लगना चाहिए था ना कि 4 नहीं, हमारे 4 वर्ग में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है, गरीब को भी प्रतिनिधित्व मिला है, महिला को भी मिला है और किसान को भी मिला है, युवाओं को भी मिला है। तो आप बताइए क्या ये इनफ है? मैं ये कह रहा हूं कि जब आप, हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल जब महिला आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ में थे, तब इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने उतनी महिलाओं को टिकट दिया ही नहीं। आप एक पॉइंट अगर अनुश्री उठा भी रही हैं तो कांग्रेस ने कौन सा इतनी महिलाओं को टिकट दे दिया था जिसको हम कहते थे कि 33% टिकट है। वहीं से ये गड़बड़ चालू हो गई थी। दोनों ही दलों ने वॉक द टॉक तो नहीं किए बीके। या बिल्कुल अभी क्योंकि बीजेपी ने तो इसको मान लिया है कि हमने शगुफा जरूर छोड़ दिया, लेकिन 2019-29 से आपको तक तो वेट किया जा सकता है, तब तक इसको एक मुद्दा बना के और आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन अभी धरातल पर जब टिकट वितरण से लेकर और मंत्रिमंडल के गठन में भी अभी महिलाओं को प्रैक्टिकल, अगर आपको आगे बढ़ के व्यवहारिक तौर पर अगर आपकी विचारधारा को लागू करना है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोटर हैं, वो कहते हैं महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाने के लिए एक मैसेज दे सकते हैं और इसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती थी। लेकिन अभी ये मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर राजनीति में इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा रहा। अभी धरातल पर आने में इनमें वक्त लगेगा सबने। हाँ, लेकिन अनुजी जी, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा शाम 5 बजे की एक डिबेट में आप भी इन्वाइटेड थी, जब मैंने ये कहा था कि भाई वॉक द टॉक क्यों नहीं हो रहा है। तब आपने कहा था कि मैं आपको बता रही हूँ कांग्रेस टिकट्स देगी। आपने जितना कहा था उसका आधा भी नहीं दिया है। और वो फिर कैसे नारी वंदन है, या फिर वो कैसे, कहने का मतलब वो कैसे वॉक द टॉक है। मैंने तब आपसे कहा था कि मैं बाद में आप कभी मिलेंगी तो मैं सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, आप तैयार रखिएगा इसका जवाब। जी देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की, जितना मैं आपको बता दूं, शुरू से लेके आज तक महिला अध्यक्ष रही है, प्रिविलेज्ड चेहरे हैं। प्रिविलेज
की बात मैंने आपकी मान ली है, लेकिन इसके अलावा भी हमने नहीं, यूपी गांधी में भी परिवार 40% के अलावा दिया बनाया है था। क्या? आपने ये बताया ना। सुचित्रा कृपलानी जी गांधी परिवार से नहीं थी, जो गांधी परिवार पहली के महिला अलावा आपके एक मुख्यमंत्री परिवार रही के थी। अलावा आपके एक परिवार के अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। यूपी में जो गांधी परिवार को 40% महिलाओं ने टिकट लड़ा वो भी पर शायद उसमें गांधी परिवार दो से नहीं सेकंड, थी, दो लेकिन सेकंड, बाद में क्लियर बता करते हैं, दूं, गांधी बात- परिवार के बाहर आप जा नहीं सकते। ये इनका काम पहले भी नहीं, आलोचना करना नहीं, था, दो सेकंड, सत्ता में अनुश्री बैठ के भी जी, आलोचना अनुश्री जी, करना है। बेहतर है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, जिससे जनता का विकास हो सके। आपने यूपी में बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया और यूपी में आपका क्या हश्र हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो वहां से आपको ये लग गया कि महिलाओं को खड़ा करने में हमें पॉलिटिकल जी बेनिफिट नहीं देखिए, मिल रहा है। स्वप्निल और जी ऐसी इसीलिए बात आपने नहीं यहाँ है। पर जनादेश नहीं होता दिए। है, इनिशिएटिव है, जनादेश है, वो स्वीकार्य है। लेकिन राजस्थान की आप बात करें तो राजस्थान मान लीजिए कि जिस तरीके से महिलाओं ने जितना हमसे टिकट मांगा, हमने उनको टिकट दिया है और उनकी काबिलियत पे भी भरोसा किया है। और यही बात मैं आपको बता दूं, ठीक है गर्ग साहब, जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलना चालू करूं, या मैं अब कोई भी, आजकल क्रिकेट तो राजनीति में नहीं निकालना चाहिए, क्रिकेट की बात करो तो बात कुछ और शब्दों तक चली जाती है। मान लीजिए मैंने फुटबॉल खेलना चालू किया, अब मैं मैंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में जगह बनाई, फिर मैंने स्टेट लेवल में जगह बनाई, फिर मैंने नेशनल लेवल में जगह बनाई और मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे सीधे कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, है ना, मुझे तो पहले खिलवाया जाएगा, देखा जाएगा कुछ सालों तक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपने 17 नए लोगों को सीधे मंत्रालय दिया। हाँ तो अच्छी बात है ना भाई। मैं एक चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को महत्व समझती है और कार्यकर्ताओं को मौका देती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता है या गरीब परिवार का व्यक्ति है या एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसको हम मंत्री बना सकते हैं या मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, तो ये तो अच्छी बात है। फिर देरी कहाँ? नहीं, देरी देखिए, देरी का उससे कोई रीजन नहीं है। फिर दूसरा, आपने खुद ने बोला कि पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल है, तो ये एक विशेष बात है कि साहब वो पढ़ा लिखा है। जो बात फैक्ट है वो तो फैक्ट है, तो पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल है, तो निश्चित रूप से अगर देखिए, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि उनमें से कई ऐसे चेहरे जो पहली बार मंत्रालय संभाल रहे जी, हैं, लेकिन उनके उनको तो हमारे चैलेंज है। संगठन का अनुभव है। मैं एक चीज जानता हूं कि उनको संगठन का कहीं न कहीं का किसी तरीके का अनुभव है। जैसे भजन लाल जी है, भजन लाल जी पिछले 20 साल से संगठन का अनुभव है, वो 10 साल से महामंत्री रहे हुए हैं, जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि संगठन का कितना बड़ा अनुभव है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को कहीं न कहीं का किसी न किसी चीज का अनुभव है और उस सब चीजों को आधार रखते हुए ही हमने मंत्रिमंडल के अंदर चलाने के तरीके अलग होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, बीके आप मुझे बैक कीजिए इस बात पर। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो होता है काम का दबाव और एक होता है कि जो पीएम मोदी बोल कर गए उसको पूरा करने का दबाव। ये दो डिफरेंस चीजें रहती अलग अलग सिनेरियो में। अब यहां पर ये जो नए चेहरे हैं, क्या ये वो दबाव का सामना कर सकते हैं? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पढ़े लिखे हैं तो उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यहां तक बात सही है, लेकिन इसके आगे क्या, वो तो नए हैं। स्वप्निल, आपके शब्दों के पीछे की एक आशंका है जिसको मैं समझ पा रहा हूं। और क्योंकि आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में सरकार को चलाने में बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं और आईएएस, आरएएस, आईपीएस, ये तमाम और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हैंडल करना और इस पूरी शक्ति को, प्रशासन की शक्ति को, इसको सही दिशा में मूव करना, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है यदि ये निरंकुश होती है, इनको नियंत्रित ना किया जाए। लेकिन इसमें आप ये समझ सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई है कि आप इसको पकड़ लीजिए और हम आपको लेके चलते हैं। जो आमतौर पर होता है, ऐसे था कि मुख्यमंत्री बनाया जाता था, उसका एक नाम का प्रस्ताव होता था, फिर वो मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का गठन करते थे, फिर वो अपनी सरकार चलाते थे। बीच बीच में फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व से मिलता रहता था, उसको इनकॉर्पोरेट वो अपने सिस्टम में, अपनी नीतियों में करते थे। लेकिन वो अपने, जैसे भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, इनको सबको अगर देखा जाए तो ये अपनी नीति से सरकार चलाते थे। लेकिन अब ये परिवेश बदल रहा है। अब नीति होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की नीति को, केवल उस नीति को आपको फॉलो करना है। इसलिए उनको चिंता नहीं है इस बात की कि अनुभव की कमी है या आपके मंत्रिमंडल में कौन है। उनको कहना है कि जो आपको आदेश दिया जाएगा, जो आपको नीतियां बनाई जाएगी, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैं अब मेरे पास अंतिम कुछ मिनट्स बचे हैं, इसलिए मैं एक एक बार सबके पास आ जाना चाहता हूं जल्दी से। अनुश्री, मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं कि ओबीसीज बहुतायत में है
अच्छी खासी संख्या है उनकी। हम डेटा भी लगातार चला रहे हैं, लगभग 12 मंत्री ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। ये तो आपकी ओबीसी कार्ड की हवा निकल गई राजस्थान में। दूसरा, अगर आप अब भी जाति पर बात करेंगी तो एक सोशल इंजीनियरिंग तो यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि जातिगत जनगणना पर पब्लिक मैंडेट 3 राज्यों में मिल चुका है। क्या अभी भी वो इशू आपका रहेगा? और दूसरा, आप किन मापदंडों पर कसेंगी मंत्रिमंडल को आने वाले दिनों में विपक्ष के तौर पर जब देखेंगी तो? जी देखिए, मंत्रिमंडल का कार्य किस प्रकार रहता है ये उन चीजों पर निर्भर करता है। बात तो जनता के विकास की आती है, तो जिस प्रकार से उनका कार्य रहेगा उस तरीके से बात की जाएगी। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अहंकार दिखा रही है, और मैं वापस वही बात कहूंगी कि जिस तरीके से चुनाव 5 जनवरी को होने जा रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने चुनाव होने से पहले ही मंत्री बना दिया गया, तो ये एक वायलेशन है आचार संहिता का, और इससे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार दिख रहा है। ठीक है, अहंकार दिख रहा है। मैं गर्ग साहब, क्या अहंकार दिख रहा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि ये मंत्रिमंडल जो कि टीम भजनलाल या भजनलाल ब्रिगेड है, ये भजनलाल का फॉर्मूला है या मोदी और शाह का फॉर्मूला है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, सॉरी भजनलाल जी का, सॉरी भजनलाल जी का, मुख्यमंत्री रहे भजनलाल जी का जो है वो ही है, उन्हीं का ही है, उन्हीं के डिसीजन से सब कुछ हुआ है। और जहां तक अहंकार, भारतीय जनता पार्टी में कभी अहंकार की भावना रही नहीं है भाई। यहाँ तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता काम करता है, 18 घंटे तक काम करता है और उसको मौका दिया है, तो इसमें अहंकार की कहाँ बात है? ठीक है, बीके क्लोजिंग कमेंट। मैं इसमें ये मानता हूं कि देखिए, जो सबसे बड़ा आयोग है वो जनता है। यदि जनता इसे अहंकार मानती है तो जनता उससे ये अभी भी उनको हरा सकती है, जवाब में पता चल जाएगा। गलत है ये अगर व्यावहारिकता में देखा जाए तो। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा समय नहीं था, यदि टीटी में ऐसी योग्यता है और उनको मंत्रिमंडल में जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए उनका होना, तो थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता था। एक सीट लेकिन क्लोजिंग कमेंट में आप ये बताइए कि क्या भजनलाल शर्मा और भजनलाल शर्मा की ब्रिगेड का पहला बड़ा लिटमस टेस्ट 2024 नहीं होगा, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बीजेपी 25 के नीचे अगर सरकती है तो वो इन्हीं फेसेस पर जिम्मेदारी बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगी अभी भजनलाल और ये पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर। ठीक है, कि जो उन्होंने पहले, क्योंकि ये बेंचमार्क तो बना चुके हैं और पहले ही आपकी 25 की 25 सीटें आप ला चुके हैं। अब उससे कम तो कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, अब आपको कम से कम 25 लानी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन्हीं चेहरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।